हाँ जी बेटा जी। तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी किस चैप्टर में से है। देखिए जी, अगला सवाल जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आरटीए लिमिटेड के नाम से सवाल है और चैप्टर है जी कॉस्ट शीट। पेपर के हिसाब से बड़ा ही पॉपुलर चैप्टर और पता ही होता है कि एक सवाल तो ये देगा ही देगा। ये सवाल अगर देखें तो एक एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से भी आया था मई 20 की अटेम्प्ट से पहले। उसमें भी तकरीबन ऐजा क्वेश्चन हमें मिल रहा था। ये एक ऐजा सवाल है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे दे रखे होते हैं, लंबी डिटेल है जिस तरह आप देख रहे हैं। तो इसको करने का फ़ायदा ये रहता है कि भाई आप मतलब कि जितना भी फॉर्मेट है ना वो सारा यूज़ कर सकते हैं अंदर कॉस्ट शीट का। जहाँ जहाँ कोई कन्फ्यूजन है वो भी डिस्कस कराएंगे। सबसे पहले लिख के आता है रॉ मटेरियल परचेज्ड, देन फ्रेट इनवर्ड। सर देखिए, जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया जाता है इसमें हम परचेज एज सच नहीं दिखाते होते, हम कंजम्पशन दिखाते होते हैं। कंजम्पशन के लिए सर हमें ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल के स्टॉक चाहिए होंगे। सर स्टॉक की सारी पोजीशन यहाँ पड़ी है। ये देखिए रॉ मटेरियल ओपनिंग इस डेट पे, रॉ मटेरियल क्लोजिंग यहाँ नीचे। कुछ हल्की फुल्की एडजस्टमेंट्स भी हैं, वो भी पहले ही देख लीजिए। देखो इन्होंने एडजस्टमेंट में ये लिखा है कि अमाउंट रिलाइज बाय द सेल बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 48,000। मतलब कि ये वो इंडस्ट्रियल स्क्रैप है एक तरह। दो स्क्रैप होते हैं ना, एक तो ये लेस करवा देते हैं मटेरियल की कॉस्ट में से, ये वो नहीं है। डायरेक्टली इंसिडेंटल टू मटेरियल नहीं है, ये है कि प्रोसेसिंग के दौरान बाद में राइज हुआ स्क्रैप। फॉर्मेट में आपको जगह अच्छे से पता। तो सोल्यूशन पे चलते हैं, साथ साथ देखते जाते हैं, या एक बार थोड़े से खर्चों का आइडिया ले ही लेते हैं सर। देन उसके बाद जी सर देखो, जो पॉइंट्स आपको भूलते भूलते हैं या जड़े थोड़े से मतलब कम यूज होते हैं, जैसे रॉयल्टी है, वह तो मॉड्यूल खोल के भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। देन ये जॉब वर्कर वाला पॉइंट, इस पे हम जरूर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहले भी मैंने चैनल पे करा रखा है क्वेश्चन। देन क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ पे जो खर्चा हुआ है अलग से एक हेड है। R&D कॉस्ट पेड, पोल्यूशन कंट्रोल, ये चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद पैकिंग कॉस्ट में लिख के आ रहा है कि प्राइमरी पैकिंग भी है और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है। प्राइमरी वाली सर देखो जी, ये COP का ही पार्ट होती है, और जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली है जिसे बहुत पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेल स्टाफ, इस तरह की सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे देंगे। आओ देखते हैं जी इंस्टीट्यूट ने कैसे बनाया। फॉर्मेट को देखने चलते हैं। ये लो सर, सबसे पहले आ रहा है मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें RM परचेज्ड और फ्रेट जोड़ दिए गए हैं। फिर ओपनिंग RM माइनस क्लोजिंग RM। ओके पॉइंट, बिल्कुल ही हम लोग ऐसे ही दिखाते थे ओपनिंग। देन उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग। अब उसके बाद ये आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर आ रहा है। सर ये पॉइंट दिया हुआ है? हाँ जी सर, बिल्कुल दिया हुआ है। तो जो वेजेस आपके फैक्ट्री वर्कर्स की हैं वो यहाँ लिख दी गई हैं, डायरेक्ट लेबर मान के, जो कि नॉर्मल बात है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसिव पे थोड़ा फोकस रखें। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, इस पे क्लास में काफ़ी बात होती है हमारी, हम समझाते हैं हर बार कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी की कोई इनोवेशन है या कोई प्रोसेस है जो आप यूज़ कर रहे हो, जो किसी और की इन्वेंशन है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें उस इन्वेंटर को एक पेमेंट देनी पड़ती है जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। अब अगर रॉयल्टी का बेस प्रोडक्शन हो तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल COP का हिस्सा है। बट अगर हम रॉयल्टी एग्रीमेंट ऐसा कर लें जैसा हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ते थे कि जो सेल हुई तो देंगे, फिर ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बन जाएगा। समझ रहे हैं कि सेल के साथ एसोसिएट होने लग जाएगा। तो यहाँ तो पेड फॉर प्रोडक्शन लिखा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं थी। देन उसके बाद इन्होंने अगला जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा हो, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पावर एंड फ्यूल के खर्चे बहुत जगह पे जब हम किताबें में पढ़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में भी दिखाए होते हैं, तो ये थोड़ा आप अजम्पशन यहाँ पे बदल भी सकते हैं। देन जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, ये स्लाइटली नया पॉइंट है। बच्चों ने कई बार कम सुना होता है, पर जो कोस्ट का कोर्स पूरा किया है, जैसे इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल ये चैप्टर भी कर रखे हैं, तो ये आता है। जॉब वर्कर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने में कई बार कई ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से कुछ हम आउटसोर्स भी कर देते हैं कि ये कटिंग इसकी बाहर से करवा लेंगे, पेंटिंग बाहर से करवा लेंगे, ये पर्टिकुलर शेप डिज़ाइन इसका बाहर से करवा लेंगे। तो ये वो होते हैं जी जॉब वर्कर, जिनको हम कुछ काम दे देते हैं कि भाई इस पे काम तुमने करना है। तो अगर ये काम आप खुद करो, अगर ये काम खुद करो तो इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड सब कुछ लगेगा, फिर वो अपनी अपनी जगह पे आएगा। बट अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज आउटसोर्स्ड, इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल में सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम से भी ये पॉइंट किया हो हमने कि सब कॉन्ट्रैक्टर से कराया,
तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है, बिकॉज वो इजीली आइडेंटिफाइबल होता है कि ये किसकी आउटसोर्सिंग हुई थी, ये किस प्रोसेस का जॉब वर्कर है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखें, इस पे कोई assumption इधर उधर की ना करें। देन आते हैं जी आपके वर्क ओवरहेड्स, जिनमें इन्होंने लाइन लगा दी है खर्चों की, स्टोर्स, ठीक है, फिर रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारे पॉइंट सही हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ थी, जब आपने देखा पोल्यूशन वाली बात हो रही थी, यहाँ पे मैंने टिक कर रखा होगा, एक्सपेंसिव पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। अब जैसे आप आर्टिकलशिप में कई वर्क्स, मतलब कि एक्चुअल वर्कशॉप और फैक्ट्रीज में जाएंगे ऑडिट के दौरान, तो वहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी पैसा इस चीज़ पे भी लगाया जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल करने पे। इक्विपमेंट्स लगाई जाती हैं, प्योरीफायर्स लगाए जाते हैं, बाय लॉ ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन्होंने लिखा है एक्सपेंसिव पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। अब सवाल ये है कि सर कहाँ डालें? सर देखिए जी, फैक्ट्री या वर्कशॉप ही वो सोर्स है जहाँ से पोल्यूशन क्रिएट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, पर सर मेजॉरिटी पोल्यूशन जहाँ से ओरिजिन होता है वो तो फैक्ट्री वर्कशॉप है। तो ऐसे खर्चे भी फिर फैक्ट्री ओवरहेड में ही आने चाहिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब ये आ गया ग्रॉस वर्क कॉस्ट। उसमें आपने ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग माइनस। ओपनिंग ऐड नहीं करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स की अंडर वैल्यूएशन हो जाएगी। क्लोजिंग माइनस नहीं करेंगे तो ओवर। तो प्रॉपर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स निकालने के लिए दोनों करने होते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा आ गया सीधा ही, R&D का खर्चा आ गया। उसके बाद जाके इन्होंने जी स्क्रैप माइनस कर दिया, फिर जी प्राइमरी पैकिंग अपनी ऐड कर दी। ये आ गई जी आपकी COP। सर इन्होंने तो मतलब जोड़े एडमिन ओवरहेड्स हैं वो जनरली माने। सर देखो, मैं आपको पढ़ाते हुए तो हमेशा कहता हूँ कि एडमिन बाय डिफॉल्ट जनरल कैटेगरी के ही हैं। दे आर रियली रेयरली प्रोडक्टिव, मतलब बहुत रेयरली इतना हो सकता है कि वो प्रोडक्टिव हो। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं। बट जितने पुराने क्वेश्चन हैं ऑथर्स के, जब ये चैप्टर प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू नहीं था सिलेबस का हिस्सा, कि तो नए कोर्स में आया, उसमें एडमिन को बहुत बार COP में ले लेके क्वेश्चन सॉल्व हुए, हर किताब में पढ़ा। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट आ जाए कि एडमिन का हमें क्या करना, तो आप दो आंसर दे सकते हैं इसमें। आप देखो, ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, जर्नल मैनेजर है, डायरेक्टर्स हैं। ऐसे वाले एडमिन में अगर वो कहे जी डायरेक्टर्स का कुछ पोर्शन एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्टिव में, तो हम वहाँ जा सकते हैं। पर ऐसे पूरे में से कोई उधर कोई इधर ऐसे नहीं लिख पाओगे। अब इन्होंने सारे के सारे जर्नल कैटेगरी के माने, देख रहे हैं आप, COGS के बाद आ रहे हैं। अगर आपको कोई ऑल्टरनेट आंसर देना है कि यार अगर एडमिन प्रोडक्टिव है तो आंसर ये होता, तो वो आप साइड पे दे सकते हैं। एक लाइन और लगा दें, सारा उसके साइड बाय साइड बन जाएगा, या नीचे लिख सकते हैं। वैसे ऐसे वाले में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूरा जनरल मान रहे हैं तो कोई ज़्यादा गलत assumption नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रॉपर है। देन उसके बाद जी इन्होंने सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाया रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर सेल ऑफिस बिल्डिंग, जो कि बिल्कुल सही है। सैलरी टू मैनेजर सेल एंड मार्केटिंग, ते स्टाफ का बोनस। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर बनाया अलग से, तो डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इनकी कॉस्ट ऑफ सेल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को है ना आराम से बैठ के अच्छे से सोच समझ के करते हैं, तो सर देखिए, एक तो ये जॉब वर्कर वाला पॉइंट हो गया, बाकी क्वालिटी R&D ये थोड़ा कम किया होता है, पोल्यूशन वाला पॉइंट हो गया, यही कुछ थे। हाँ, फिर एक कोई जर्नल सी बात कि पूरे के पूरे एडमिन एज ए होल को क्या करें। सर उसमें दो अजम्पशन मैक्सिमम होती हैं कि वेदर दे आर प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव। बाय डिफॉल्ट अनप्रोडक्टिव अजम्पशन अगर ली गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो होते भी वो अनप्रोडक्टिव ही हैं। बाकी आप दो ऑल्टरनेट दिखा दो तो और है कि भाई अगर आपको कोई रिस्क लगता है कि हाँ भाई प्रोडक्टिव ना हो, तो वो चीज़ कवर की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पुराना स्टॉक है क्वेश्चंस का हर बुक में, उसमें वो ज़्यादातर प्रोडक्टिव ही मान रखे हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, स्क्रैप्स ग्रुप की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, तो इसे तुम गो थ्रू कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो इसको हम यहीं लीव करते हैं। ओके जी बेटा।